गाँव में देखा होगा या शहरों में कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं और वो खुद तो शिक्षित होते हैं, पूरे समाज में शिक्षा की अलग जगह लाते हैं। अपने साथ अपने परिवार में अपने जो वारिस है उनको भी इतना शिक्षित करते हैं कि उनके द्वारा भी समाज में शिक्षा की भरपाई होती है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच ऐसे ही एक शख्सियत हैं। आज मैं उनके घर पे आया हूँ, उनसे टाइम लिया हूँ उनका अनुभव जानने के लिए। दोस्तों, मैं इनके बारे में केवल एक लाइन कहूँगा कि ये हमारे जो एरिया है उसमें कुछ गिने चुने परिवार हैं जहाँ जिस परिवार के हर व्यक्ति को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में मिली हुई है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक परिवार के पास आया हूँ जिसके मुखिया बाबू श्री राम प्रताप पटेल जी हैं और उनके आज हम बगिया में आए। इनका बहुत ही सुंदर घर भी है इनका और आसपास का कंपाउंड भी बहुत बढ़िया है। अंकल जी रेडी हो रहे हैं और अब आप लोगों को ज्ञान बांटने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। आइए अंकल जी, बैठिए यहाँ पे, पधारिए। आप लोगों ने इनका खूबसूरत घर देखा भी होगा और भी मैं आपको इनकी चीज़ें बताऊंगा। समाज के पुरोधा हैं और आज हमको इनके ज्ञान की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि समाज में चाहे बेरोजगारी से सामना करना हो, चाहे अशिक्षा से सामना करना हो, चाहे गरीबी से सामना करना हो, चाहे बीमारी से सामना करना हो, हमको ऐसे व्यक्तियों के अनुभव की बहुत ज़रूरत है जो इन चारों चीज़ों पर पुल बना के आज समाज को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम शिक्षा के पुरोधा बाबू श्री राम प्रताप पटेल जी के पास हैं और आज इनसे अनुभव का लाभ लेंगे। इस अनुभव से हमारी ज़िंदगी में निश्चित रूप से बहुत बड़ी रोशनी आएगी, क्योंकि ये अनुभव नहीं, आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है जो आपको आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं बाबू श्री राम प्रताप पटेल जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आपका स्वागत है बाबू साहब। अंकल जी, आप तैयार हैं? जी। अंकल जी, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसको अपनी भाषा में जवाब देना है। अंकल जी, पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं? अंकल जी, आप किस विषय के मास्टर थे और कहाँ पढ़ाते थे? सर, मैं प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। अच्छा। और वहाँ सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते। सभी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। अंकल जी, प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर कार्यरत थे? जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय है सरायगढ़ी। अच्छा। से नौहर हुसैनपुर में ट्रांसफर होकर के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत। प्रधानाध्यापक। और रिटायर कहाँ से हुए अंकल जी? किस स्कूल से? नौहर हुसैनपुर। नौहर हुसैनपुर से रिटायर। अंकल जी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा परिवार, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय रामराज पटेल और मैं उनका चतुर्थ पुत्र हूँ। अच्छा। उनके प्रथम पुत्र का नाम स्वर्गीय बाबूलाल पटेल। अच्छा। जो कि कृषक थे जी। और नंबर 2 पर श्री बाबूराम पटेल, जो कि अभी जीवित हैं, एक इंटर कॉलेज के पेंशनर हैं। अच्छा। और आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी राजनीतिक नेता थे और सामाजिक नेता थे। अच्छा। आप सुना आपके पिताजी कभी कोई इलेक्शन भी लड़े थे? जी हाँ, राजनीतिक तो मैंने पहले ही बताया। अच्छा। अंकल जी, आजकल देख रहे हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और अधिकतर जो अभिभावक हैं वो अपनी कमाई का करीब 50 से 60% पैसा जो है अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत जोरों से हो रहा है जी। और जितना व्यय हो रहा है उतनी शिक्षा आज का छात्र ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अच्छा। और शिक्षा जो है दिनों दिन महंगी होती जा रही है। महंगी होती जा रही है।
और अंकल जी, जैसे आजकल देख रहे हैं कि लोग मनोरंजन के, आजकल लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं। सिनेमा है और टीवी है, यूट्यूब है, तमाम तरह के साधन हैं। जब आपका बचपना था तो पहले सिनेमा के अलावा कोई और मनोरंजन के साधन थे? कुछ नहीं। उस समय जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हम लोगों को रेडियो के विषय में बताया जाता था। रेडियो के विषय में बताया गया? जी, टेलीविजन के विषय में बताया जाता था, पर देखने को रेडियो नहीं मिला, न सुनने के लिए। अच्छा, कक्षा 5। जी। किस सन की बात होगी अंकल जी, बताएंगे? ये है सन 1960। 1960 में। तो क्या मनोरंजन साधन थे पहले? उस समय देसी नाच, तमाशे और देहात में खेल के साधन थे। कबड्डी, झाबर और क्या कहते हैं, तरह तरह के मनोरंजन के साधन। माँ से सुनने को मिलती थी कहानियाँ, किस्से आदि आदि साधन। अंकल जी भी एक ने आपने तमाशा शब्द का प्रयोग किया, नाच तमाशा। तो तमाशा का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तमाशे का मतलब है शादी ब्याह के, मतलब गोले दगाए जाते थे, तमाम प्रकार के सरगबान। अच्छा, आतिशबाजी। आतिशबाजी हुआ करती। अच्छा अच्छा। अंकल जी, आप 1960 में कक्षा 5 में पढ़े थे जी। और आज 2020 चल रहा है जी। तो आज का कक्षा 5 का विद्यार्थी और 1960 में जो कक्षा 5 का विद्यार्थी था, वो अपने भविष्य के बारे में कैसा, जैसे आज का विद्यार्थी भविष्य के बारे में जो भी सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, वैसे क्या तब भी कक्षा 5 में जब विद्यार्थी पढ़ता था वो भी उसके मन में भी ये विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा? ऐसी बहुत कम लोगों की विचारधारा बनती थी। अच्छा। क्योंकि देहात में कोई संसाधन नहीं थे, आने जाने के साधन नहीं थे शहरों में, और उस समय बिल्कुल अविकसित ग्रामीण लोग हुआ करते। अच्छा। और ग्रामीण विद्यालयों में ही पढ़ते थे। अच्छा। इसलिए वो शहर और गांव में बहुत बड़ा अंतर था। अच्छा। और आज तो शहर में होने का कारण ये है, शहरीकरण होता जा रहा है और लोगों, किसी के रिश्तेदार, नात बात या घर के अन्य सदस्य द्वारा सबके पास रेडियो है, टेलीविजन है और साथ साथ मोबाइल का प्रचलन है। आजकल हर बच्चे के साथ मोबाइल जरूर है। अंकल जी, जैसे आप, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप अभी तक कितने और राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं? हम एक बार तो एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए राजस्थान गए थे। अच्छा। वहाँ का भ्रमण कर चुके और वहाँ मेरी भर्ती भी हो गई थी, लेकिन हम जानकारी मुझे नहीं थी कि ये 15 साल की नौकरी है। अच्छा। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ कि 15 साल के बाद रिटायर्ड कर देते हैं, तो इस भय से मैंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, एयरफोर्स में आपका ज्वाइनिंग हो गया था, आप 15 साल बाद रिटायर। तो अंकल जी, उसमें 15 साल बाद नहीं, रिटायर ज्वाइन नहीं किए। अच्छा। परीक्षा दिए थे, पास हो गए। अच्छा अच्छा। ज्वाइन नहीं किया। अंकल जी, इसके बाद शिक्षा विभाग में उसी साल हाँ, बीटीसी में कर रहा था मैं। अच्छा। सिलेक्शन हो गया था। चौधरी साहब की सरकार थी। अच्छा। संबित सरकार थी, बहुत सख्त थे। उनके द्वारा आदेश दिया शिक्षा मंत्री को चुनाव के लिए, तो ईश्वर की दया से मैं चुनाव में आ गया, उनके शिक्षा मंत्री के। बीटीसी कर लिया और जिले का वरिष्ठतम अपने जमाने का कैंडिडेट रहा। अच्छा, वरिष्ठतम। हाँ, वरिष्ठतम। मुझसे कोई नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा अंकल जी, एक मुझे जानकारी चाहिए आपसे कि जैसे अभी लोग, हर आदमी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, एक अभिभावक अपने बच्चे को ज़्यादा पढ़ाना चाहता है और एक विद्यार्थी जो खुद होनहार है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता है। तो अभी जो मापदंड है, आदमी को बीए करना तो ज़रूरी होता है,
एक ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। तो अंकल जी, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करना, स्नातक के बाद परा स्नातक करना अभी आज के वर्तमान समय में कितना जरूरी हो गया है और पहले कितना जरूरी था? ऐसा है कि जरूरी तो बहुत होता है जी। लेकिन सब जरूरतें पूरा नहीं होती। वाह भाई वाह। सब जरूरतें किसी की पूरा नहीं होती, क्योंकि आवश्यकताएं तो पूरा ही नहीं होती। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितादायक आवश्यकता। अंकल जी फिर से बता दीजिए 3 प्रकार की आवश्यकता है। आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और आरामदायक आवश्यकता नहीं, निपुणतादायक आवश्यकता। अच्छा। जैसे आवश्यकता वो आवश्यकता है जिससे हमारा साधारण रूप से कार्य चल जाए जी। और निपुणतादायक आवश्यकता वो है जैसे भोजन में दाल के में घी का डाल देना। जी जी, निपुणतादायक। ये निपुणतादायक। अब विलासितादायक तो है कि उसके साथ चटनी, अचार और पंखा भी होना चाहिए, पीने को भी चाहिए, आरओ का वाटर होना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है। तो स्नातक के बाद परास्नातक आवश्यकता है, अब वो आपकी किस प्रकार की आवश्यकता है ये आप देखिए। ठीक है। मैं भी तो स्नातक करना चाहता था, फॉर्म भरा, विभाग से फोन लिया, लेकिन उसमें बाधाएं आ गई। एक साधु आ गए मेरे पास। अच्छा। और उन्होंने कहा मेरा नेतृत्व कीजिए, मैं अनाथ हूँ। अच्छा। उनका नाम श्री गयादीन था। अच्छा। उन्होंने मुझसे आग्रह किया तो मैं उनको स्वीकार कर लिया और उस समय मैं निसंतान था। अच्छा। वो कह रहे थे मैं अपनी प्रॉपर्टी 7 बीघे उनके पास हराजी थी। अच्छा। तो मैंने अपने समस्त भाइयों को, चारों भाइयों में उसको वितरित करके वसीयत की। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अंकल जी भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ पूरी दुनिया में जी। जिसकी वजह से जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पर जो रोजगार के साधन थे, जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो रही हैं और बहुत सारे बिजनेस भी चौपट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहर में लोग कमाने गए थे वो अपने काम धंधे को छोड़ के गाँव आ रहे हैं, सरकार उनको भेज रही है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दोबारा शहर जाने का मन भी नहीं है। तो आप उनके लिए कोई ऐसा संदेश देंगे कि वो अगर उनके पास यहाँ पर जमीन है कृषि के योग्य, तो कृषि से जीवन यापन के लिए वो किस विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ले कि उनको शहर जाने की दोबारा जरूरत ना पड़े? वो बागवानी की ट्रेनिंग ले, नर्सरी की ट्रेनिंग ले पौधों की, और श्रम सीखें जी। बिना श्रम के कुछ होता नहीं। श्रम सीखें इसका मतलब? श्रम मतलब वही ट्रेनिंग है। अच्छा अच्छा, प्रशिक्षण है। हाँ। वही भी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री तमाम कलाओं को सिखा रहे हैं जी जी, जिसमें कालीन बनाना, तमाम तरह तरह के अन्य कार्य भी की ट्रेनिंग, कौशल ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अंकल जी, मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपके घर के सभी सदस्य गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी सरकारी नौकरी में हैं। जी हाँ। क्या ये सही है? जी हाँ। अच्छा, कौन कौन है? बड़ा लड़का बीटेक करके इस समय अध्यापक है। अच्छा, बड़े लड़के का नाम बता दीजिए आप। बड़े लड़के का नाम है विकासानंद पटेल। अच्छा। और दूसरा लड़का जो कहाँ अध्यापक है वो? सोनाही विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सोनाही। अच्छा। और उनकी पत्नी जो है पूनम देवी, वो हमारी ग्राम सभा ईशनपुर में मॉडल स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रही है। अच्छा। और दूसरा लड़का हमारा जो है वो गोंडा में तैनात है, जो सुपरवाइजर, गन्ना सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ऐसे बहुत कम होते हैं। अंकल जी, युवा वर्ग के लिए कोई संदेश देंगे? जो हमारे युवा वर्ग हैं
उनको उनकी जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए कोई संदेश? इसके लिए हम ये कहेंगे, संदेश देंगे कि श्रम से सब कुछ होता है, बिन श्रम मिले न कुछ। बिना श्रम के कुछ मिलता नहीं। परिश्रम करके हमारे युवा वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी अच्छी देखभाल करें, उनको आवारा न छोड़ें, उनको अनुशासित रखें। यही मेरा संदेश है। कर्म प्रधान वाली लाइनें सुना दीजिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तासु फल चाखा। तुलसीदास बहुत पहले लिख गए। अच्छा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसको अब अंकल जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपकी उम्र के बारे में कुछ बताइए। और जैसे पद पदवी आपके पास, अब मैं देख रहा हूँ इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बाग बगीचा है, इतना सुंदर द्वार है, बच्चे आपके बेहतरीन हैं, बहू बेहतरीन है, और सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर किए हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं समाज का जो 80% तबका है उससे ऊपर हूँ, मेरी जिंदगी की जो सुविधाएं हैं उससे बेहतर मिल रही हैं, या मेरे बच्चे सरकारी नौकरी में हैं तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत अहंकार आ गया है कि नहीं आ गया है? इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। आपने स्वयं देखा कि मैं फावड़ा लेकर के चला रहा था सुबह से ही, और फावड़ा रख करके आपके सामने मैंने गया। हाँ, ये बात तब मैं आपसे मुलाकात की। अंकल जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। जैसे मैंने आपसे सीखी है सरलता, कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए वो सरल रह के अपने सभी कामों को आसानी से कर सकता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, 2 शब्द हैं, सरलता और भौतिकता। सरलता और भौतिकता दोनों को किस रूप में देखते हैं आप? भौतिकता के चक्कर में तो हम कभी नहीं पड़ते। अच्छा। मैं सादा जीवन उच्च विचार का व्यक्ति हूँ। इसका प्रभाव मेरे ऊपर श्री इंद्र बहादुर सिंह और श्री भगवत सिंह, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल जिनकी मृत्यु हो गई, और श्री भगवत सिंह आज अभी प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड होकर आज भी मौजूद है। मैंने वीडियो तो बनाया था, आप देखे थे? जी हाँ। अच्छा। और आप समझ लीजिए इन्हीं दोनों अध्यापकों का मेरे ऊपर अमिट छाप पड़ी। अच्छा, वो तो आपका नाम लेते थे, आप उनके टीचर हैं, आप वो आपके टीचर हैं? वो आप हमारे गुरु हैं। मुझे आज पता चला, जबकि मैं सोचता था आप दोनों साथ में पढ़ाते थे। नहीं, उनके साथ पढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई हैं श्री बाबूराम पटेल। अच्छा। जो कि पेंशनर हैं। अच्छा। चलिए अंकल जी, आपसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इसके बाद आज के शो का जो है समापन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अंकल जी, धन और सुख, इन दोनों का कितना सूक्ष्म संबंध है, या इनका कितना संबंध है? देखिए, इसका बहुत बड़ा संबंध नहीं है। सुख जो है वो क्षणिक होता है। और क्या सबका आपका धन और सुख में क्या संबंध? धन कुछ भी नहीं है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। जी, समझे? धन तो बहुत बड़ा धन होता है, लेकिन वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तो हमारे युवा जो ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है, युवा लोगों का, कि अगर उनके पास धन नहीं है, हालांकि वो कमाना चाहते हैं लेकिन वो परिश्रम नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट तरीका धन का। मेरे विचार से श्रम ही ईश्वर है। मेरी शिक्षा को आप देखिए, मैं कक्षा 5 से मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई, मैं गोरू चराया, लेकिन पढ़ने की भावना मेरे अंदर रही। तो 1 साल के बाद मैंने नंगाई झगड़ा रो पीट करके यहाँ से पिताजी से परमिशन पाया। अच्छा। तो कक्षा 8 तक पढ़े। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे साथ वही व्यवहार, कि खेती करो। हमने कहा मैं खेती करूँगा और नौकरी भी करूँगा। फिर कक्षा 10 से पढ़ाई मेरी रोक दी गई। मैं केपी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया। अच्छा। वहाँ से ठाकुर कड़े दीन भूगोल टीचर थे, मेरा सब्जेक्ट भूगोल था।
उन्होंने कहा कि जो बच्चे ऐसा करते हैं, जो जिनका एडमिशन ना हुआ हो, वो मेरे पास किसी प्रकार की धन की कमी, मेरे आजा के पास धन आजाद था, मेरे पिता के पास, मुझे भी ईश्वर ने दे दिया है। अच्छा, मेरे तीनों बच्चे नौकरी करते हैं, मैं भी 30,000 पेंशन पाता हूँ। तो किसी चीज की कमी नहीं, कमी नहीं है, और संतोष जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। मैंने अंतिम शिक्षा के लिए एमए का फॉर्म भरा था राजनीति शास्त्र से। अच्छा, तो वही एक साधु जो बताया मैंने पहले। हाँ। इस कारण मैं परीक्षा में बैठ नहीं। अच्छा, तो क्या बाधाएं मेरे साथ नहीं आई? बिल्कुल आई। अगर तहे दिल से मैं पढ़ने के लिए हो जाऊंगा तो अंकल जी, आपको हमसे मिलके आपका इंटरव्यू मैंने लिया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो आप हमारे YouTube दर्शकों से कुछ बता दीजिए कि हमारा सहयोग करें वो, और आज के शो का समापन हो। हाँ तो आओ भाई, जो कुछ बोलना हो बोलो। दोनों चलो। चलिए मैं ही बोल देता हूँ। बोल दें, आप ही बोल दें। आप बैठिए। दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा ये शो? दोस्तों, आज की जो ये व्यक्ति हैं, इनको ऐसे मत देखिए, इनसे बहुत लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है और इनके द्वारा पढ़ाए बहुत सारे लोग अच्छे पद और पदवी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसको इस वीडियो की आवश्यकता उनको शेयर करिएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू अंकल। ये उनके सुपुत्र हैं, हमारे अच्छे मित्र ही हैं, श्री विकासानंद पटेल जी, और सोनाही में प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। अंकल, जब वीडियो आएगा इसको खुद देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को भेजिएगा। ये घर आपका बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि यहाँ से ये इनका घर है। हमारा जो सफेद है वहीं पे। हाँ?